अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। भूगोल का जो तीसरा पाठ है जिसका नाम है प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र, उसका भाग 6 यानी कि 6वां वीडियो है। अभी तक हमने जो वीडियोस देखा या जो लेक्चर देखा जिसमें हमने भारत की प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र के बारे में अच्छे से समझा। अभी आज के इस वीडियो से हम ब्राज़ील की जो प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र है उसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो आपको मालूम होना चाहिए प्राकृतिक संरचना का मतलब क्या होता है। प्राकृतिक संरचना का मतलब क्या होता है? भूमि की जो बनावट होती है, जैसे कि कहीं का जमीन समतल होता है तो कहीं पे पर्वत होते हैं, तो कहीं पे पठार होते हैं, तो कहीं पे मैदान होते हैं। तो भूमि के बनावट के अनुसार भूमि को अलग अलग भूरूपों में बांटा गया है। तो ब्राज़ील की जो भूमि की बनावट है उसके हिसाब से ब्राज़ील को 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो है उच्च भूमि, विशालकागर, तटीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश एवं द्वीप। भारत की भूमि को उसकी बनावट के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है उच्च भूमि के बारे में अच्छे से समझेंगे। बाकी जो रहेगा आने वाले पार्ट में आपको मैं बताऊंगा। तो अगर इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी हिंदी मीडियम करके है, आप वहाँ से भी आप पूरे लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर को। उच्च भूमि। उच्च भूमि का मतलब है ऊंची भूमि। उच्च भूमि का मतलब क्या होता है? ऊंची भूमि। तो ब्राज़ील में कहाँ कहाँ पे उच्च भूमि है, यानी कि जमीन जो है ऊंची है। तो अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो एक यहाँ पे ब्राज़ील में जमीन जो है काफ़ी ऊंची है और एक यहाँ पे है। चलो इसको समझते हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक का लिखा हूँ, तो अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना किताब पढ़ लेना, वही चीज़ लिखा हूँ। दक्षिण ब्राज़ील विस्तृत पठार से व्याप्त है। अगर हम दक्षिण ब्राज़ील की बात करें तो दक्षिण यानी कि नीचे वाले भाग को हम लोग दक्षिण कहते हैं, ए वाले भाग को। दक्षिण ब्राज़ील में विस्तृत क्या है? पठार है। यहाँ पे पूरा दक्षिणी भाग में, ब्राज़ील के दक्षिणी भाग में क्या पाया जाता है? पठार पाया जाता है। पठार क्या होता है? एक जमीन ऊंची होती है और ऊपर से समतल होती है। एक जमीन कैसी होती है? ऊंची होती है और ऊपर से समतल, एक मेज के जैसा होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। अगर हम ब्राज़ील के दक्षिणी भाग की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत पठार देखने को मिलेगा, मतलब कि दक्षिणी भाग विस्तृत पठार से फैला हुआ है। इसका वर्णन ब्राज़ील का पठार, ब्राज़ील की उच्च भूमि या ब्राज़ील का ढाल क्षेत्र, इन अलग अलग नामों से जाना जाता है। ब्राज़ील का जो दक्षिणी भाग है इसका 3 नाम है। ब्राज़ील का जो दक्षिणी भाग है इसका 3 नाम है। क्या क्या नाम है? ब्राज़ील की उच्च भूमि, ब्राज़ील का ढाल या ब्राज़ील का पठार। अगर हम इसकी बात करें तो इसका 3 नाम है। क्या है? ब्राज़ील का पठार भी कहते हैं, ब्राज़ील की उच्च भूमि भी कहते हैं, ब्राज़ील का ढाल क्षेत्र भी कहते हैं। तो इस ब्राज़ील का जो पठार है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। समझ में आ गया? आगे समझते हैं। ब्राज़ील एवं गुयाना उच्च भूमियों को मिलाकर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का यह गर्भ माना जाता है। तो यहाँ पे गुयाना उच्च भूमि है और यहाँ पे ब्राज़ील उच्च भूमि है। अगर आप ब्राज़ील के दक्षिण की तरफ देखोगे तो ब्राज़ील उच्च भूमि आता है और उत्तर की तरफ देखोगे तो गुयाना उच्च भूमि आता है। उच्च भूमि मतलब यहाँ की जमीन जो है उसकी ऊंचाई काफ़ी अधिक है। जब जमीन की ऊंचाई अधिक होती है तो उसे हम उच्च भूमि कहते हैं। तो ब्राज़ील का यहाँ पे दक्षिणी भाग में ब्राज़ील का उच्च भूमि है और यहाँ पे उत्तर में क्या है? गुयाना उच्च भूमि। अगर हम गुयाना उच्च भूमि और ब्राज़ील की उच्च भूमि की बात करें तो इसके बीच का जो खाली जगह बचता है इसे हम गर्भ मानते हैं। गर्भ यानी कि बीच का भाग कहते हैं। तो दक्षिण अमेरिका का एक क्या है? गर्भ है, यानी कि बीच वाला भाग है। गुयाना उच्च भूमि और ब्राज़ील उच्च भूमि के बीच में जो जगह बचती है उसे हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं, यानी बीच का जगह कहते हैं। गुयाना उच्च भूमि का मुख्य भाग वेनेजुएला में है। ये गुयाना उच्च भूमि है। गुयाना उच्च भूमि ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। वेनेजुएला क्या है? ब्राज़ील का पड़ोसी देश है।
तो गुयाना जो उच्च भूमि है वो ज़्यादा से ज़्यादा किधर है, वेनेजुएला में है। बाकी जो थोड़ा है वो कहाँ पे है, ब्राज़ील में है। यह उच्च भूमि पूर्व की ओर फ्रेंच गुयाना तक फैली हुई है। अगर हम गुयाना उच्च भूमि की बात करें तो कहाँ से लेके, वेनेजुएला से लेके फ्रेंच गुयाना तक फैली हुई है। जो गुयाना उच्च भूमि है वो कहाँ से, वेनेजुएला से लेके फ्रेंच गुयाना तक फैली हुई है। फ्रेंच गुयाना क्या है, ब्राजील का पड़ोसी देश है। समझ में आ गया। गुयाना उच्च भूमि ब्राजील के उत्तर में रोराइमा, पारा एवं अमापा इन राज्यों में फैली हुई है। अगर हम गुयाना उच्च भूमि की बात करें तो ब्राजील के कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है, तो गुयाना उच्च भूमि ब्राजील के रोराइमा, यहाँ पे रोराइमा है, यहाँ पे पारा है, यहाँ पे अमापा है, इन राज्यों में जो गुयाना उच्च भूमि है वो फैली हुई है। समझ में आ गया। एक बार फिर से समझो, गुयाना उच्च भूमि जो है वेनेजुएला से लेके फ्रेंच गुयाना तक फैली हुई है। और ब्राजील में कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है, तो ब्राजील में रोराइमा, पारा और अमापा तक फैली हुई है। क्या, गुयाना उच्च भूमि। समझ में आ गया। आगे समझो। ब्राजील में इस उच्च भूमि का कम ऊंचा भाग आता है। अगर हम गुयाना उच्च भूमि की बात करें तो इसकी ज्यादा ऊंचाई जो है वेनेजुएला और फ्रेंच गुयाना में है, और जो कम ऊंचाई का भाग है वो कहाँ पे आता है, ब्राजील के अंदर आता है। समझ में आ गया। जैसे पहाड़ होता है तो ऐसा ढलान होता है, तो ढलान वाला जो क्षेत्र है ब्राजील में है, बाकी जो ज्यादा ऊंचाई वाला भाग है वो कहाँ पे है, वेनेजुएला में है। लेकिन ब्राजील का सर्वोच्च शिखर पिको डी नेब्लिना ब्राजील एवं वेनेजुएला की सीमा पर है और इसकी ऊंचाई 3014 मीटर है। यहाँ पे वेनेजुएला है और यहाँ पे ब्राजील। वेनेजुएला और ब्राजील में एक सर्वोच्च शिखर है, मतलब सबसे ज्यादा ऊंचाई। जो गुयाना उच्च भूमि है उसकी जो सबसे अधिक ऊंचाई है उसके हम क्या कहते हैं, पिको दी नेब्लिना। पिको दी नेब्लिना गुयाना उच्च भूमि की सबसे अधिक ऊंचाई है, सबसे ज्यादा वाला ऊंचाई वाला भाग है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 3014 मीटर। वो कहाँ पे आता है, वेनेजुएला और ब्राजील के सीमा पे, यानी कि यहाँ पे आता है। पिको डी नेब्लिना क्या है, उच्च जो गुयाना उच्च भूमि है उसका सबसे अधिक ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3014 मीटर है। ब्राजील उच्च भूमि के दक्षिण व पूर्व की ओर के भाग की ऊंचाई 1000 मीटर है। अगर ब्राजील उच्च भूमि के दक्षिण व पूर्व की ऊंचाई की बात करें, यहाँ पे ब्राजील उच्च भूमि है। ब्राजील उच्च भूमि की ऊंचाई जो है कौन से तरफ, यहाँ पे देखो दक्षिण और पूर्व की ओर, दक्षिण यानी ए और पूर्व यानी ए। ब्राजील उच्च भूमि का जो ए वाला भाग है, ए वाला भाग, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1000 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1000 मीटर है। यहाँ पे अगर हम ब्राजील उच्च भूमि की बात करें तो इस तरफ पूर्व और दक्षिण की तरफ ऊंचाई जो है ज्यादा है, कितना है, 1000 मीटर है या उससे अधिक है। किंतु अन्य भागों में ऊंचाई 500 से 1000 मीटर के बीच है। ब्राजील उच्च भूमि की जो ऊंचाई है यहाँ पे 1000 मीटर से ज्यादा है। बाकी अगर हम इस तरफ बात करें या दूसरी तरफ बात करें तो वहाँ पे 500 से लेके 1000 मीटर तक के बीच में ऊंचाई है। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई ब्राजील उच्च भूमि की कहाँ पे है, पूर्व और दक्षिण भाग में है। बाकी हर तरफ कितना है, 500 मीटर से लेके 1000 मीटर के बीच में है। उच्च भूमि की ऊंचाई उत्तर की ओर धीरे धीरे कम होती जाती है। अगर हम ब्राजील उच्च भूमि की बात करें तो जैसे आप उत्तर की तरफ बढ़े हुए, यहाँ से उत्तर की तरफ, ऊपर वाले भाग को उत्तर कहते हैं, जैसे उत्तर की तरफ जाओगे तो उसकी ऊंचाई धीरे धीरे कैसे होती जाती है, यहाँ पे ऊंचाई अधिक है और धीरे धीरे ऊंचाई कम होती जाती है। और इस दिशा की ओर का ढाल को ज्यादा तीव्र नहीं है। अगर हम ब्राजील उच्च भूमि की बात करें तो ढलान बहुत ज्यादा तेज नहीं, आराम से धीरे धीरे ढलान कम होता है। समझ में आ गया। तीव्र मतलब तेजी नहीं, ढलान कैसा है, धीरे धीरे कम होता है, एक का एक ढलान नहीं है, याद रखना। इस ढलान से बहने वाली अमेजन की सहायक नदियों द्वारा कई झरने एवं जलप्रपात बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे अमेजन नदी है, यहाँ पे देख रहे हो अमेजन नदी, और ब्राजील उच्च भूमि से बहुत सारी नदियां निकलती हैं
जो कि अमेजन नदी से जाके मिलते हैं। यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारी नदियां कहाँ से निकलती हैं, ब्राजील उच्च भूमि के उत्तरी दिशा से निकलती हैं, जो वो नदियां जाके अमेजन नदी से मिलती हैं। यहाँ पे अमेजन नदी है, अमेजन नदी से, अमेजन की जो सहायक नदियां हैं कहाँ से निकलती हैं, ब्राजील उच्च भूमि से निकलती हैं और कहाँ पे मिलती हैं, अमेजन नदी में जाके मिलती हैं। इसको फिर से देखो, इस ढलान से बहने वाली अमेजन की सहायक नदियों द्वारा कई झरने और जलप्रपात बनाए जाते हैं। तो जो नदियां ब्राजील उच्च भूमि से अमेजन की तरफ बहती हैं तो वहां पे बहुत सारे झरने देखने को मिलता है। झरना तो आपको मालूम रहेगा, जब पहाड़ से पानी गिरता है ना तो उसे झरना कहा जाता है। उत्तर की ओर ढलान कुछ तीव्र होगी पर अचानक नहीं होगी। अगर हम उत्तर की ओर बात करें, उच्च भूमि की उत्तर की ओर ढलान होती है तीव्र, कहीं कहीं ज्यादा होती है तो कहीं कहीं कम होती है, कहीं कहीं जो ढलान है अधिक होती है तो कहीं कहीं कम होती है। अनेक नदियां उच्च भूमि के उत्तर भाग में प्रारंभ होती हैं और अटलांटिक महासागर में जाके मिलती हैं। तो बहुत सारी नदियां यहां से निकलती हैं और ये नदियां जाके कहां से मिलती हैं, अटलांटिक महासागर यहाँ पे है ना, तो ये नदियां जाके अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। बहुत सारी नदियां यहाँ से ब्राजील की उच्च भूमि से प्रारंभ होती हैं और वो अमेजन नदी के साथ बहती हुई कहाँ पे जाती हैं, अटलांटिक महासागर से जाके मिल जाती हैं। उच्च भूमि के दक्षिणी ढलान से पैराग्वे, पराना, उरुग्वे नदियों का उद्गम होता है। अगर हम उच्च भूमि की दक्षिणी ढलान मतलब नीचे वाले भाग को हम दक्षिण कहते हैं। ब्राजील के उच्च भूमि के दक्षिणी भाग में 3 नदियां शुरू होती, कौन से, यहाँ पे देख रहे हो पैराग्वे नदी है, यहाँ पे देख रहे हो पराना नदी है और यहाँ पे उरुग्वे नदी। ये ब्राजील के दक्षिणी भाग से शुरू होती हैं। यहाँ पे देखो, उच्च भूमि के दक्षिणी ढलान से, उच्च भूमि के दक्षिणी, नीचे वाले भाग को दक्षिणी ढलान से कौन सी नदियां, पैराग्वे, पराना और उरुग्वे आदि नदियों का उद्गम होता है। यानी कि ये ब्राजील की उच्च भूमि से इन नदियों की शुरुआत होती है और वे आगे जाकर अर्जेंटीना की ओर बहती हैं। तो यहाँ पे अर्जेंटीना है, तो ये तीनों नदियां किस तरफ बहती हैं, पैराग्वे, पराना और उरुग्वे कहाँ पे, अर्जेंटीना की तरफ बहती हैं। अर्जेंटीना क्या है, ब्राजील का पड़ोसी देश है। उच्च भूमि की पूर्व की ओर की ढलान अधिक तीव्र है और वह कागार की तरह दिखाई देता है। अगर हम उच्च भूमि की यहाँ की बात करें, पूर्व की ओर इस तरफ वाले भाग की बात करें तो यहाँ पे ऊंचाई काफी अधिक है, वो एक दीवार की तरह दिखाई देता है। कागार यानी कि एक दीवार की तरह दिखाई देता है। तो बच्चों, आपको उच्च भूमि समझ में आ गया रहेगा। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले पार्ट में हम विशाल कागार और तटीय प्रदेश के बारे में अच्छे से समझेंगे। मैं चाहता हूं कि हिंदी मीडियम के सभी बच्चों को फ़ायदा मिले, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।